Welcome to 12th Economic ऑनलाइन क्लासेस एंड स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3B इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड और आज हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड। स्टूडेंट, हमने पिछले लेक्चर के वीडियो में देखा कि व्हाट इज एग्जैक्टली इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग क्या है, उसके कितने टाइप है। देयर आर 3 टाइप्स: इनकम इलेक्ट्रिसिटी, क्रॉस इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्ड प्राइस इलेक्ट्रिसिटी। इसका हमने स्टडी किया। फिर प्राइस इलेक्ट्रिसिटी के जो 5 टाइप्स थे उनका भी हमने एक के बाद एक स्टडी किया। फिर मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड, इसका हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया। वो जो 3 मेथड्स थे, रेशो और परसेंटेज मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एंड थर्ड पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिकल मेथड। ये जो 3 मेथड्स थे इनका हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया। अभी उसके स्टडी करने के बाद आज हम फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड, ये जो नया टॉपिक है एंड उसका हम आज स्टडी करने वाले हैं। हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्फ्लुएंसिंग इन डिमांड यानी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, जो हमने पिछले 3rd A चैप्टर में देखा था, स्टडी किया था। स्टूडेंट, देयर आर मेनी फैक्टर्स इन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। जैसे कि वहाँ हमने देखा इनकम फैक्टर्स था, पॉपुलेशन था, प्राइस एक्सेट्रा। ये सारे फैक्टर्स डिमांड की इलेक्ट्रिसिटी पर भी असर डालते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि क्या है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड। स्टूडेंट, इस पूरे चैप्टर में आपको ये ध्यान में आया होगा कि यहाँ पे 2 जो मेजर वर्ड है, इलास्टिक और इन इलास्टिक, ये 2 शब्द बार बार देखे जाते हैं। और ये जो हम अभी 9 जो पॉइंट है उस 9 पॉइंट में ये वर्ड आपको एक के बाद एक वो आपको बार बार देखे जा सकते हैं। इलास्टिक मीन्स डिमांड में बदलाव आता है और इन इलास्टिक मीन्स डिमांड में बदलाव नहीं आता। देयर इज़ नो चेंज। तो आगे हम देखते हैं जो हम आज पढ़ने वाले हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें टोटल 9 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ कमोडिटी, सेकंड अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, थर्ड पॉइंट है नंबर ऑफ यूजेस, फोर्थ हैबिट्स, 5 ड्यूरेबिलिटी, 6 complementary goods, 7 income of the consumers, 8 urgency of needs and 9 time पीरियड। ये जो 9 पॉइंट है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड, ये हम एक के बाद एक इनका स्टडी करेंगे। फर्स्ट जो पॉइंट है नेचर ऑफ कमोडिटी। बाय नेचर वी कैन इजीली कमोडिटी as necessaries, comfort, the luxury and luxurious goods. Demand for necessaries like food grains, medicines, textbooks, etc. It relatively inelastic, and for comfort and luxurious goods like cars, perfumes, furnitures, etc. demand is relatively elastic। यानी दोस्तों यहाँ पे ये बताया गया है जो कमोडिटी का जो असर है वो लग्जरियस गुड पे तो उसका असर पड़ने वाला है। अगर वो नेसेसिटी में डिमांड करते हैं तो उसका असर नहीं पड़ेगा। लग्जरियस गुड का डिमांड बदलता है। यानी हम देख सकते हैं लग्जरियस गुड्स कौन कौन से होते हैं, कार्स होते हैं, परफ्यूम्स होते हैं, फर्नीचर्स होते हैं। देयर आर लग्जरियस गुड्स। इनमें इनका डिमांड बदलता जाता है, इनमें चेंजेस आते जाते हैं। इसको हम कहेंगे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। और जो नेसेसिटी गुड्स है, नेसेसरी जो गुड्स है लाइक फूड ग्रेन्स, मेडिसिन्स, टेक्स्ट बुक्स, ये बदलने वाले नहीं हैं।
इसलिए हम उनको कहेंगे रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। ये तो था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हम देखेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। ऐसे प्रोडक्ट जिनके सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होती है, यानी इसकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स। यानी डिमांड फॉर अ कमोडिटी विल बी मोर इलास्टिक if its close substitutes are available in the market. For example, lemon juice, sugar canes juice, etc. But commodities having no close substitutes like salt, the demand will be inelastic. हमने देखा कि जो प्रोडक्ट होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड जो होते हैं, वो मार्केट में अवेलेबल तो होते हैं। ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है, यानी उनकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा होती है, तब उनको क्या कहेंगे हम? सब्स्टिट्यूट मार्केट में वो जो गुड्स होते हैं वो सब्स्टिट्यूट मार्केट में सस्ते में मिलते हैं, तो हम वो क्यों ना खरीदें। इससे प्रोडक्ट की डिमांड में बदलाव आ सकता है। तो इसके अपोजिट ऐसे प्रोडक्ट जिनका सब्स्टिट्यूट मार्केट में नहीं है, उनकी डिमांड इनइलास्टिक होती है, यानी कोई भी बदलाव नहीं आता। यानी हम फॉर एग्जांपल हमने देखा कि सॉल्ट, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता, तो उसको हम कहेंगे इनइलास्टिक डिमांड। और जूस होते हैं वेरियस टाइप्स के, लेमन जूस हो गए, शुगर केन हो गए, अलग अलग जूस होते हैं, वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, उनको हम कहेंगे इलास्टिक डिमांड। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे नंबर ऑफ यूजेस। सिंगल यूज गुड्स have a less elastic market, less elastic demand, and multi-use goods have more elastic demand. For example, coal, elasticity, etc. यानी कि कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनकी कमोडिटी ऐसी होती है कि वो मल्टी यूजेस होते हैं, सेवरल यूजेस होते हैं, और उनको हम क्या कहेंगे? वो मोर इलास्टिक, यानी हम उनको हम कहेंगे इलास्टिक डिमांड। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का हम देख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का हम यूज़ एक से ज़्यादा चीज़ों में हम उनका यूज़ कर सकते हैं। कोल का भी वैसा ही है, वैसे हम करते हैं। और जो सिंगल गुड्स होती हैं जिनका हम एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, वो हैव अ लेस इलास्टिक डिमांड। ओके। फोर्थ हम देखेंगे हैबिट। हैबिट्स make demand for certain goods relatively inelastic. For example, addicted goods, drugs. ऐसे प्रोडक्ट जो होते हैं जिनकी हमें आदत हो गई है, वो सेहत के लिए हानिकारक क्यों ना हो, फिर भी उनकी आदत हो गई है, उसको हम कहेंगे वो हमारी हैबिट बन चुकी है, वो आदमी एडिक्ट हो चुका है। ऐसी चीज़ों का जो होता है वो उनको हम कहेंगे इन इलास्टिक डिमांड। ये इन इलास्टिक डिमांड कहते हैं। और इलास्टिक डिमांड
जो होते हैं उनमें चेंजेस आते हैं। जो हैबिट होती है तो वो चेंज नहीं होने वाले, हमारी एक आदत पड़ गई है, किसी पर्टिकुलर आदमी की वो आदत पड़ जाती है, वो एडिक्ट हो जाता है, इसको हम कहेंगे इनइलास्टिक डिमांड। फिफ्थ, ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मीन्स टिकाऊनेस, जो होता है टिकाऊपना जो बोलते हैं हम, वो। द डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स इज रिलेटिवली इलास्टिक, फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा, एंड डिमांड फॉर परचेबल गुड्स इज इलास्टिक, फॉर एग्जाम्पल मिल्क, वेजिटेबल एक्सेट्रा। प्रीशिएबल गुड्स। द डिमांड फॉर द ड्यूरेबल गुड्स इज़ रिलेटिवली, यानी जो गुड्स होते हैं हम वो एक ही बार जो खरीदते हैं क्योंकि वो महंगे होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट जो टिकाऊ होते हैं हम बार बार नहीं खरीद सकते, उनकी नीड हमें रेगुलर नहीं होती, उनको हम कहेंगे रिलेटिवली इलास्टिक गुड्स। और जो डिमांड ऐसे होते हैं कि वो प्रीएबल होते हैं, जो गुड्स यानी हमें वो लगने ही वाले हैं, मिल्क लगने वाला है, वेजिटेबल्स लगने वाले हैं, उनकी जो डिमांड होती है वो इनइलास्टिक डिमांड होती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टीवी जो होता है, फर्नीचर होता है, इसके अपोजिट जिनकी जो गुड्स रेगुलर की जाती हैं उनको हम क्या कहेंगे, इनइलास्टिक डिमांड। 6 पॉइंट हम देखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। द डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच इज़ यूज इन कंजम्पशन with other commodities to satisfy a single want is relatively elastic. For example, a falls in the periods of mobile handset may leads to rise in the demand for SIM cards. यानी कि मीन्स ये जो डिमांड हो गई कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, यानी जॉइंट गुड्स होते हैं, मीन्स जॉइंटली डिमांड हम करते हैं उन प्रोडक्ट का। वो जो प्रोडक्ट होते हैं उनका डिमांड, एक प्रोडक्ट खरीदने पे उसके साथ में ही दूसरा प्रोडक्ट की डिमांड ऑटोमेटिकली आ जाती है, यानी उनकी प्रोडक्ट जो होते हैं वो डिमांड जो होती है वो जॉइंटली हो जाती है, की जाती है। तो कमोडिटी की सेटिस्फेक्शन के लिए तो इतनी डिमांड साथ में ही होने वाली है, तो यानी ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड में बदलाव नहीं आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जब पेन लेते हैं तो हमें रिफ़िल तो लेनी ही पड़ती है, बिगर रिफ़िल के हम पेन नहीं यूज़ कर सकते। वैसे ही मोबाइल लिया, अभी यहाँ पे एग्जांपल दिया है, मोबाइल का हैंडसेट लिया तो उसके लिए हमें सिम कार्ड की ज़रूरत है, यानी वो हो गई हमारी डिमांड, यानी जॉइंटली डिमांड हो गई, तो वो रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड टाइप्स में ये आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। 7th पॉइंट जो है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। Demand for goods is usually elastic if the consumers has high income. The demand patterns of a very rich and extremely poor person is rarely affected by the significant changes in the price. यानी हमने पिछले जो चैप्टर में देखा कि इनकम ज़्यादा हो तो डिमांड ज़्यादा होती है, इनकम कम हो तो डिमांड कम होती। इससे ये साबित होता है कि इनकम इज़ द वन ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इन्फ्लुएंसिंग डिमांड। इलास्टिसिटी में भी ऐसा ही है, इसका इफ़ेक्ट यहाँ भी पड़ता है, यानी ज़्यादा इनकम भी हो तो उसका असर डिमांड पे नहीं पड़ता। और द डिमांड पैटर्न ऑफ अ वेरी रिच and the extremely poor person is rarely affected by a significant changes in the price। यानी ज़्यादा गरीब और ज़्यादा रिच होने पर डिमांड पे ज़्यादा असर नहीं पड़ता, यानी ये इनकम ऑफ द कंज्यूमर इलास्टिसिटी का डिमांड हो गया। आप ज़्यादा पुअर भी हो या ज़्यादा रिच भी हो, उसका असर इस पे नहीं पड़ता। ओके, तो ये हो गया हमारा 7वां पॉइंट। फिर 8वां पॉइंट हम देखेंगे,
urgency of needs. Goods which are urgently needed will have relatively inelastic demand. For example, medicines, luxurious goods which are less urgent have a relatively elastic demand. जब किसी चीज़ की डिमांड अर्जेंटली होती है तो उसे हम क्या कहेंगे? रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। नहीं बदल सकती, वो अर्जेंटली हो रही है। फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं कि मेडिसिन की जो ज़रूरत होती है वो अर्जेंटली होती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होती। वो जो डिमांड होती है वो हमें पूरी करनी ही है। तो डिमांड में चेंजेस नहीं आने वाला, पर उसके ऑपोजिट जो होता है वो लग्जरियस गुड्स का कैसे होते हैं? वो अर्जेंट नहीं खरीदने पड़ते, उनकी डिमांड अर्जेंट नहीं है, तो उनको हम क्या कहेंगे? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। और जो अर्जेंटली खरीदने हैं तो उनको हम कहेंगे इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड। एंड जो लग्जरियस गुड्स होते हैं उनको हम कहेंगे इलास्टिक डिमांड। अभी 9th पॉइंट, टाइम पीरियड। Elasticity of demand is always related to period of time. It varies with the length of time period. Generally speaking, longer and duration of the period, greater will be the elasticity of demand and the vice versa. यानी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ड्यूरेशन एक पीरियड जो होता है, टाइम पीरियड को यहाँ पे क्या बोला है? ड्यूरेशन पीरियड। यानी कुछ समय के बाद हमारी आदतें बदलती जाती है। ह्यूमन जो बीइंग होता है, ह्यूमन जो होता है, उसकी आदतें वो समय के साथ चेंज होती जाती है। कोई जो आदतें होती हैं वो बहुत लॉन्ग पीरियड तक रहती हैं, तो कोई आदतें होती है वो थोड़ी देर के बाद चेंजेस हो जाती हैं। This is because the consumers can change the consumption habits in the long run in favor of cheaper substitute of the commodities. यानी जनरली आम बात यह है कि डिमांड के बदलने के चेंजेस लॉन्ग ड्यूरेशन पीरियड तक हो सकते हैं, कि वो बढ़ सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं कि वो हम लॉन्ग यूज़ तक हम उनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो थे हमारे 9 पॉइंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब आगे हम देखेंगे, आगे के लेक्चर में हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की क्या इम्पोर्टेंस है वो हम स्टडी करेंगे। ओके।